request a student who has taken on the system, Anupam, who is doing an MA in Hindi from Delhi University. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अनुपम जी कि आप अपनी बात, हमने आपको सुना है जो प्रोग्राम्स कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए हैं इसी इशू पे, उसमें आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात वहां रखी है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और इस वजह से हमने एकदम आपको ही आपके बारे में सोचा कि आपको हम इस प्रोग्राम में इनवाइट करें और आप अपनी बात यहाँ पे रखिए। अनुपम पिटिशनर है हाई कोर्ट में और अभी केस चल रहा है, इसके बावजूद यूनिवर्सिटी एक तरफा तरीके से आगे बढ़ने का प्लान बना रही है 10 अगस्त से। तो अनुपम जी, आपकी तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही है किसी वजह से, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अनुपम, अनुपम, please put on, please unmute yourself. Yes, now I can see your hand, and also put on your video so that people can see you. आइए, अनुपम, please start. जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रोफेसर नंदिता मैम और JFME के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार इस सुंदर चर्चा के लिए। जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें दो पहलू हैं, एक तो ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम अभी पॉसिबल नहीं है जिस तरह से कोरोना केसेस देश भर में बढ़ते जा रहे हैं लगातार हर राज्यों में। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर बात कर रहा हूं मैं, जो कि उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली हुई है हाई कोर्ट में, और वो एस्पेक्ट है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में परेशानी ये है, सबसे बड़ी बात, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि हम लोग सिर्फ एग्जाम को ही एजुकेशन का पार्ट मानते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस देने का वक्त था उस वक्त ड्यू ने ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं बनाया जिससे ये पता चल सके कि ऑनलाइन क्लासेस सच में हो रही हैं या सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। उस वक्त सब लोग चुप रहे, यूजीसी चुप रही, MHRD चुप रही, सब लोग चुप रहे। अब जब परीक्षाओं का वक्त आया है तो ऐसे में जब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ सके, नहीं अटेंड कर सके, बहुत सारे बच्चों के पास संसाधन नहीं थे, बहुत सारे बच्चे गांव में थे, तो जब उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है तो फिर किस बात की परीक्षाएं लेने के लिए सरकार और यूजीसी जो है तैयार है, उद्यत है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो दूसरी परेशानी है वो ये है कि ऑनलाइन सिस्टम में दो तरीके से भेदभाव हो रहा है बच्चों के साथ। पहले लेवल पे भेदभाव ये हो रहा है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं वो, और जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं, इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। मौलिक अंतर इसलिए नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम में हर एक सेमेस्टर का वेटेज बराबर होता है, और जब हर एक सेमेस्टर का वेटेज बराबर होता है तो ऐसे में सेकेंड ईयर वालों के लिए भी एक सेमेस्टर की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और जितनी वैल्यू थर्ड ईयर वालों के लिए। तीसरी बात कि जो दूसरे तरीके का भेदभाव है वो ये है कि जो बच्चे साधन संपन्न हैं, जो बच्चे दिल्ली में हैं, जिन बच्चों के पास बढ़िया लैपटॉप है, बढ़िया फोन है, वो तो ऑनलाइन एग्जाम में बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे गांव में हैं, सुदूर इलाकों में फंसे हुए हैं, जो बच्चे होली में घर आए हुए थे और अपनी किताबें साथ नहीं लाए कि उन्हें तुरंत लौटना था, उन बच्चों का क्या होगा? और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ड्यू एक एफिडेविट देकर ये कहता है कि 2.5 लाख बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के एग्जाम में शामिल होंगे, जिनमें से 1,86,000 बच्चे दिल्ली के हैं। इस तरीके से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है पूरे परिदृश्य को, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सारे बच्चे तैयार हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव में हैं। अभी मैं कोई छात्र नेता नहीं हूं, ना ही मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, इसके बावजूद मेरे पास लगभग 50 से 100 मैसेज आए होंगे बच्चों के, जिन्होंने फेसबुक पे ढूंढ के मुझे मैसेज किया, इंस्टा पे ढूंढ के मैसेज किया, ये कहने के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्जाम नहीं होने चाहिए, हम लोग भी परेशान हैं। मेरे एडवोकेट मिस्टर आकाश सिन्हा को अभी तक 2000 से ज्यादा मेल आ चुके हैं। बच्चे इतने परेशान हैं इसको लेकर। सोचिए कैसी मानसिक स्थिति होगी बच्चों की, जब आप पहले तो कहते हैं कि 1 तारीख से एग्जाम होगा, 1 जुलाई से, फिर आप 27-28 के आसपास आगे कहते हैं कि नहीं 1 जुलाई से नहीं लेंगे, हम 10 जुलाई से एग्जाम लेंगे। फिर 10 जुलाई को आप आगे कहते, 8 जुलाई को आप आगे कहते हैं कि नहीं 10 जुलाई से एग्जाम नहीं लेंगे, हम तो एग्जाम लेंगे 15 अगस्त के बाद। फिर 14 तारीख को आप कहते हैं कि नहीं हम प्रीपोन कर रहे हैं, हम 15 अगस्त के बाद नहीं लेंगे, हम 10 तारीख से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को क्या पता नहीं किस तरीके से डील करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, कैसी मनोदशा है उनकी, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन्हें ये बाध्य कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षाएं ली जाएं। क्योंकि स्थिति तो बिल्कुल नहीं है परीक्षा लेने लायक। आप अगर पढ़ाए होते, आपने पढ़ाई अगर बढ़िया से उस व्यवस्था में
एजुकेशन में जो एग्जाम का एलिमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंस अगर आपने पढ़ाई के एलिमेंट को भी दिया होता, अगर आपने ये एश्योर किया होता कि ऑनलाइन क्लासेस हो सके, अगर आपने ये एश्योर किया होता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप एश्योर कर देते कि हो तब भी सारे बच्चे नहीं ले पाते क्लास, क्योंकि सबके पास संसाधन नहीं है। लेकिन जिनके पास संसाधन है वो बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले पाए, आपने इसकी कोई गारंटी नहीं की। आपने परीक्षा के लिए पोर्टल बना दिया, आप वीडियो पोर्टल बनाए थे जिसमें सारी चीजें अपलोड करते, सब कुछ आप नहीं कर सके उस वक्त ये काम। तो ऐसे में अब सिर्फ परीक्षा के लिए इतना ज्यादा परेशान करना बच्चों को बहुत गलत है। हमने माननीय न्यायालय के सामने ये सारी बातें रखी हैं। और एक और सबसे बड़ी बात कि यूजीसी ने अपनी पहली गाइडलाइन में ये कहा था कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो एग्जाम का जो पैटर्न है वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। अभी जो दूसरी गाइडलाइन आई इसमें यूजीसी ने एग्जाम के मोड पे तो बात करी है, उसने कहा है कि ऑनलाइन मोड में ले लें या ऑफलाइन मोड में ले लें या ब्लेंडेड ले लें, लेकिन एग्जाम के पैटर्न पर यूजीसी चुप रही। हमारे केस में जब कोर्ट ने पूछा कि आपको असाइनमेंट बेसिस पे असाइनमेंट के आधार पे असेसमेंट करने में क्या परेशानी है, तो यूजीसी ने कहा कि इसमें चीटिंग की प्रॉब्लम है। यूजीसी कह रही है कि इसमें चीटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन ओबीई में कोई बच्चा किसी बच्चे के बदले बैठ के एग्जाम दे सकता है। मुझे खबर मिली है, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बहुत सारे बच्चे ट्यूटर हायर कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो ट्यूटर हायर मतलब शिक्षक को या किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा के एग्जाम अगर दिलवाए जा सकते हैं, उसमें चीटिंग नहीं हो रही। लेकिन असाइनमेंट बेसिस में चूंकि बच्चों को कम परेशानी होगी तो उसमें आपको चीटिंग दिख रही है। उसके अलावा एमसीक्यू पे बात हुई। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ड्यू, अगर जैसा कोर्ट में ड्यू ने कहा है कि अगर ड्यू 10 तारीख से एग्जाम करा रही है तो भी ड्यू अंततः रिजल्ट 30 नवंबर तक दे पाएगी। अगर 30 नवंबर तक रिजल्ट देने की बात हो रही है, हालांकि इस केस में लगातार कई सारे केसेस चल रहे हैं और कई सारे केसेस में ड्यू लगातार कोर्ट में झूठ बोलती आई है। कई बार बोला है इसको लेके कंटेम्प्ट का भी प्रोसीडिंग चल रहा है एग्जामिनेशन डीन पर, और इसके बावजूद अभी आप फिर से कह रहे हैं कि 30 तारीख तक हम रिजल्ट दे पाएंगे, 30 नवंबर तक। और अगर आप फिर नवंबर में आके कहने लगे कि नहीं कुछ परेशानी आ गई है, कुछ दिन और डिले करेंगे, या फिर जिन बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम होना है उनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप अक्टूबर तक एग्जाम ले लेंगे, उनका कैसे ले पाएंगे जब आईसीएमआर जो है ये लगातार कह रहा है कि पीक नवंबर में आएगा, तो आप एग्जाम अक्टूबर में कैसे ले लेंगे या सितंबर में कैसे ले लेंगे ऑफलाइन। तो इस तरीके से कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश चल रही है लगातार मेरे ख्याल से, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पूरा मतलब अगर 4 महीने लेट एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर एक सेशन पूरा बर्बाद चला जाएगा बच्चों का। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के लोगों को समझनी चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी नहीं थी जिसके लिए बच्चों को कोर्ट जाना पड़े। मैं स्टूडेंट लीडर नहीं हूं, मैं अपनी कैपेसिटी से जो मुझे करना चाहिए मैं मैक्सिमम कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। एबीवीपी वालों से उम्मीद थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों के जिम्मे था ये काम, जिन लोगों के जिम्मे थी ये लड़ाई, वो चूक गए इस लड़ाई में। जिन लोगों को बच्चों का हित सोचना चाहिए वो ओबीई पे लगे हुए हैं या फिर वो बाकी ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए तुले हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा, मैं डूटा का विशेष आभारी हूं इसके लिए कि आप लोग जिस तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से अपना मुखर विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम विद्यार्थियों के लिए, हम विद्यार्थियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं। और इसके साथ एक और चीज कि इस लड़ाई में, क्योंकि कोर्ट में तो चीजें चल रही हैं, कोर्ट में लगातार चीजों को मिसलीड किया जा रहा है। कोर्ट में मैं जब बता चुका हूं कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है ड्यू के डीन, एग्जामिनेशन डीन के पास। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में झूठ बोलकर और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के बाद उन्हें एग्जामिनेशन डीन के क्या हुआ नहीं जाऊंगा। मैं एक अपील करना चाहूंगा जी, मैं एक अपील करना चाहूंगा, और ये अपील ये है कि जितने लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं, मैं एक विद्यार्थी के रूप में अपना बेस्ट दे रहा हूं। मैं कोर्ट जा रहा हूं, मैं वहां लड़ाई कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ निर्णय आया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ें। ऐसे ही जो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वो भी अपना बेस्ट दें स्टूडेंट के वेलफेयर में। जो डूटा के लोग हैं, अगर संभव हो सके मैम, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी परीक्षा का बहिष्कार अगर हो सके तो आप लोग करिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम अपने विरोध के पीक पर पहुंच रहे हैं तभी जाके स्थिति में कुछ बदलाव हो सकेगा, वरना हम लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे और यूनिवर्सिटी परीक्षा करा के ही मानेगी। जिस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और वो उधर एग्जाम कराने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कोर्ट में लगातार झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में ये कह दिया, मतलब कितना हास्यास्पद है। कोई भी आदमी बिलीव नहीं कर सकता कि 2.5 लाख बच्चे में 1,86,000 बच्चे जो है वो दिल्ली के, कैसा हास्यास्पद तर्क। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं और
साम दाम दंड भेद सब प्रक्रिया मिला के ये अल्टीमेटली एग्जाम लेना चाहते हैं बच्चों का। और हमें परीक्षाओं से कोई आपत्ति नहीं है, अब तक हमने सारी परीक्षाएं दी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से परीक्षाओं से डरने वाले होते तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं होते। तो परीक्षाओं से डर की बात नहीं है, डर की बात यह है कि जो साधन संपन्न लोग नहीं है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास संसाधन है, मेरे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ये जान भी नहीं पा रहा कि उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए खड़ा हूं। और वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि जो है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस एक बात पे दुनिया से जंगीदारी है। तो हम कोशिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसको हमारी कोशिश कोर्ट में रंग लाएगी, और इसके साथ साथ बाकी जितने लोग हैं वो सब भी साथ आकर अपने लेवल पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि इस सिचुएशन से काउंटर किया जा सके, इस सिचुएशन से निजात पाया जा सके। आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अनुपम, बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातें आपने यहाँ रखी हैं।